and we will be going to discuss our next chapter, which is chapter number 6, Business Environment and its Competitive Forces. Right? तो जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने इन्वायरमेंटल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन की थी, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजी किस तरह से इन्वायरमेंट पे जो है वो असरअंदाज होती है, और इन्वायरमेंट किस तरह से टेक्नोलॉजी पे इम्पैक्ट डालता है, बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है। इस चैप्टर के जो क्विज है वो मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ चैप्टर 6 के साथ, और आपको ये जो 5 क्विज क्वेश्चंस हैं ये करके मुझे आज ही सेंड करना है मेरे ईमेल एड्रेस पे, राइट। और आई होप कि आप लोग जो है वो क्विज सॉल्व कर रहे हो। मैं सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चंस देती हूँ। ये सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए होता है कि कितना आपने चैप्टर को मेरे नोट से अच्छी तरीके से समझा है। बुक की बात अलग है, जो स्टडी टेक्स्ट है उसको आपको कम्प्लीटली रीड आउट करना है मेरे लेक्चर सुनने के बाद, मेरे क्विज के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के बाद। उसके बाद आपको किट सॉल्व करनी है उसी चैप्टर की, और ये बात मैं बहुत बार जो है वो आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि ये आपकी F1 की बेटरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन सेंड करके मुझे सेंड करना है, और साथ ही साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने ये चैप्टर कंपाइल्ड वर्जन में बनाया था, विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 चैप्टर्स, राइट। उसको मैंने वो वीडियो काफ़ी लंबी थी, विच इज़ ऑफ 2 hours, और अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश हो गई थी। तो अब मैं इसको स्प्लिट करूँगी, और आगे भी हमारा यही तरीका होगा कि हम चैप्टर को स्प्लिट करके पढ़ेंगे, बिकॉज कंपाइल्ड वे में जो है वो चैप्टर जो है वो क्रैश हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। और अब जो है वो हम नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स मेरे पास रेडी हैं, और आई होप कि आप लोग जो है वो नोट्स को अपने गो थ्रू करते हो। जिस तरह से मैं समझाती हूँ उसी तरह से आप लोग जो है वो प्रिपरेशन अपनी जारी रखे हों, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, जो डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हम बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, विच इज़ सॉट एनालिसिस। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ACC F1 में, सॉट एनालिसिस का। ये बेसिकली ना सिर्फ ACCA में बल्कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो बिजनेस के डिविजन्स होते हैं, और उसमें एनालिसिस हो रही होती है बिजनेस की। तो जब भी बिजनेस की एनालिसिस होती है तो वो सॉर्ट एनालिसिस ज़रूर कंडक्ट करते हैं। और ACCA में आफ्टर पेपर F9 विच इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको एक थीसिस लिखनी होती है ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की, और उसके लिए आपको सॉर्ट एनालिसिस भी करना पड़ेगा अगर आप टॉपिक 8 विच इज़ इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज, अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपको उसमें सॉर्ट एनालिसिस को भी कंडक्ट करना होगा। तो ये बात की बात है, लेकिन मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ, ये ओवरव्यू दे रही हूँ कि सॉर्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ ACCA में बल्कि आगे आपकी पूरी प्रोफेशनल जर्नी में, राइट। अच्छा, इसके बाद हम जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है पोर्टर्स वैल्यू चेन। किस तरह से बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स में वैल्यू जनरेट करती है और किस तरह से वैल्यू नेटवर्क क्रिएट करती है। इसमें हम वैल्यू नेटवर्क की मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की लेवल ऑफ कंपेटिटिवनेस में। किसी भी इंडस्ट्री या सेक्टर से अगर कोई भी आप कंपनी उठा लें और उनकी क्या लेवल ऑफ कंपेटिटिवनेस होती है, वो फैक्टर्स और वो फोर्सेस हम जो है वो रीड आउट करेंगे। जो किसमें another concept which is Porter's 5 forces model, right। Porter's की 5 forces model है जो कि आपको ये बताएगी कि एक कंपनी का क्या लेवल ऑफ कंपेटिटिवनेस होता है किसी भी इंडस्ट्री या सेक्टर में। इसी तरह हम डिस्क्राइब करेंगे एक्टिविटीज़ को जो कि ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं और जो कि अपना इफेक्ट डालती हैं, जो कि अपना इम्पैक्ट डालती हैं उसकी कंपेटिटिवनेस पे। नंबर 1 में हम बात करेंगे परचेजिंग एक्टिविटी, नंबर 2 में हम बात करेंगे प्रोडक्शन एक्टिविटी, नंबर 3 में हम बात करेंगे मार्केटिंग एक्टिविटी, एंड नंबर 4 में हम बात करेंगे सर्विस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक क्विक ओवरव्यू था कि चैप्टर क्या है और हम किस तरह से चैप्टर को समझ के पढ़ेंगे। तो अब बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। A way of analyzing the business environment is through the competitive scenario within the market. These competitive forces will define the type of the products a business offers, its pricing strategy, how it deals with customers and suppliers, etc. Businesses would conduct an analysis of competitive forces in the following manner. Number 1 is internal and external appraisal of business, which is SWOT analysis. Number 2 is how a business creates value, that is Porter's value chain.
Number three is impact of competitors and their products, which is Porter's five forces. And number four is activities that affect competitiveness. इस पूरे चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है कंपेटिटिव सिनेरियो से विद इन द मार्केट। आप किसी भी मार्केट में अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो आपको बहुत सारी कंपनीज को उसमें देखना होता है और एनालाइज करना होता है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को उन कंपनीज के साथ। ये कंपेटिटिव फोर्सेस डिफाइन करती हैं कि बिजनेस अपने कस्टमर्स को किस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करेगा और वो प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन होगी, और इसके साथ साथ उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से जो है वो होगी, और साथ साथ वो किस तरह से अपने कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ डील करेंगे अपने प्रोडक्ट को लेके। इसी तरह बिजनेस जो है वो एनालिसिस कंडक्ट करता है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की कुछ इस तरह से, जिसमें नंबर वन में है कि वो बिजनेस जो है या तो सॉर्ट एनालिसिस कंडक्ट करेगा, यानी कि सॉर्ट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि बिजनेस जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट्स सी, कि बिजनेस जो है वो दो तरीके से अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करता है। नंबर वन, एक तो इंटरनली, कि इंटरनल जो है वो किस तरह से बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, यानी बिजनेस एनालाइज करेगा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को। कंपनी के अंदर कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स है कंपनी की जो कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने में आगे जो है वो हेल्प आउट करेंगे, और कंपनी की वीकनेसेस क्या है जो कि कंपनी को मिनिमाइज करनी है या रेक्टिफाई करना है अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स, राइट। इसी तरह एक्सटर्नल एक पॉइंट है सॉर्ट एनालिसिस में कि यानी कंपनी सेग्रीगेट करती है इंटरनल अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को। यानी कंपनी एनालाइज करती है कि एक्सटर्नली उसको क्या फर्क पड़ सकता है, जिसमें दो चीजें होती हैं, या तो वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो उनको अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिल सकती हैं, और साथ साथ वो ये देखेंगे कि वो क्या थ्रेट्स हैं जो बिजनेस को आगे फ्यूचर में जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस इवेल्युएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉर्ट एनालिसिस। इसके साथ साथ सॉर्ट एनालिसिस की डेफिनेशन को देख लेते हैं। सॉर्ट एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस लुक्स एट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एज वेल एज द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। दिस इज नोन एज सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस में जिस तरह से मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट क्या है, ये पूरी एनालिसिस कहलाती है सॉर्ट एनालिसिस, राइट। इसी तरह सॉरी इसी तरह हम इसको सेग्रीगेट कर लेंगे इंटरनल अप्रेजल और एक्सटर्नल अप्रेजल पे। जब हमने इस डेफिनेशन को पढ़ लिया तो अब हम ये देखेंगे कि असल में जो इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है वो क्या होती हैं और जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है वो क्या होते हैं। तो इंटरनल अप्रेजल के लिए द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस इज इंटेंडेड टू शेप द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ शॉर्टकमिंग्स इन प्रोडक्ट कुड लीड टू अ प्रोग्राम ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसी तरह एक्सटर्नल अप्रेजल, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। द एक्सटर्नल अप्रेजल आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज दैट can be exploited by the organization strength and also to anticipate environmental threats against which the company must protect itself। सबसे पहले जब भी कोई बिजनेस सॉर्ट एनालिसिस कंडक्ट करती है, एज आई ऑलरेडी सेड, कि वो सेग्रीगेट करेगी अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को, और उसी के मुताबिक वो अप्रेज करेंगे अपने आप को। अप्रेजल है एक तरह का जजमेंट, एक तरह का परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। बिजनेस अपने आप को जज करती है, इवेल्युएट करती है अपनी परफॉर्मेंस को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अप्रेजल, और ये अप्रेजल कंडक्ट होता है थ्रू दी सॉर्ट एनालिसिस, राइट। तो जब इंटरनल अप्रेजल बिजनेस अपना कंडक्ट करती है इन सॉर्ट एनालिसिस, तो वो ये देखती है कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, उसका एनालिसिस करती है, और वो कंपनी की अप्रोच जो कि वो एक्सटर्नली अपनी मार्केट में एक जो पोजीशन क्रिएट करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग करती है, राइट। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एनालिसिस से ये होता है कि कंपनी अपने आप को कितना मार्केट में स्ट्रॉन्ग करे, कितना अपने आप को जो है वो ग्रो करे, कितना इम्पैक्ट अपना अपने कस्टमर्स और सप्लायर्स पे क्रिएट करे। ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनल अप्रेजल में आती है। फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स में
अपने प्रोडक्ट्स में शॉर्ट कमिंग्स यानी फ्लॉज जो है वो फाइंड आउट करती है कि कौन से ऐसे फ्लॉज हैं जो उसके प्रोडक्ट्स में है जिसकी वजह से उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और ये जो एक एनालिसिस होता है ये कंपनी को एक बेहतर तरीका, एक बेहतर वे फाइंड आउट करने पर मजबूर करता है कि वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं, जिसके लिए वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च करते हैं, यानी ट्रेनिंग्स लॉन्च करते हैं अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रेन करने के लिए। तो ये है एक इंटरनल अप्रेजल which is about the strength and weaknesses of the company itself। इसी तरह अब एक्सटर्नल अप्रेजल पे जब हम आते हैं तो उसमें एक्सटर्नल अप्रेजल में कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि अपॉर्चुनिटीज कंपनी को किस तरह से मिल सकती हैं और उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, यानी कंपनी की स्ट्रेंथ है तो उसको कितनी जो है वो अपॉर्चुनिटीज उससे गेन हो सकती है। इसी तरह एंटिसिपेट करती है कंपनी इन्वायरमेंटल थ्रेट्स को जो कि कंपनी को आगे फ्यूचर में जो है वो सामना जिनका करना पड़ सकता है, राइट। इसी तरह अगर कोई कंपनी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही है तो उसको जो है वो एक तरह से एक थ्रेट है आने वाले फ्यूचर में कि अगर गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिए टैक्सेस अगेंस्ट दी कंपनीज जो कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन करती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिस्टर्ब होती है। तो अगर उसने टैक्स इम्पोज कर दिया तो बिजनेस के प्रॉफिट्स पे फर्क पड़ेगा। तो ये एक थ्रेट है बिजनेस के लिए, अपकमिंग थ्रेट, यानी कि एक फ्यूचर का थ्रेट है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस को अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने पे जो है वो मजबूर करती हैं और अपने आप की इवेल्युएशन करने पे मजबूर करती हैं। आई एम गिविंग यू क्विक 2 मिनट ब्रेक जिसमें आप इस डेफिनेशन को रीड आउट करें और इसको अंडरस्टैंड करें जो मैंने अभी आपको समझाया है, ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से जो है वो मेरी बात समझ आए, राइट। ओके, अब आप लोगों ने ये रीड आउट कर लिया। अब आप मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसी में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में एक चार्ट है जो कि लेआउट किया है, जिसमें एक बिजनेस की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कि हाउ सॉर्ट कैन बी यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप स्ट्रेटजीज, किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी की बेटरमेंट के लिए, यानी अपने आप की बेटरमेंट के लिए जो स्ट्रेटजीज डेवलप करती है, तो उसमें सॉर्ट एनालिसिस का क्या एक रोल होता है। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कंबाइंड विल शेप व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन विल डू इन फ्यूचर, हाउ स्ट्रेंथ्स विल बी यूज्ड टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज, हाउ स्ट्रेटजीज विल बी मेड टू डील विद द थ्रेट्स एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल इम्प्रूव ऑन वीकनेसेस। सॉर्ट एनालिसिस एक बिजनेस के लिए इतना हेल्पफुल होता है कि बिजनेस को पता चलता है कि उनकी स्ट्रेंथ किस तरह से उनको उनकी अपॉर्चुनिटीज गेन करने में जो है हेल्पफुल साबित होती है, वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज जो है वो डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से वो आने वाले थ्रेट से जो है वो निमट सकें। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन अपनी वीकनेसेस, अपनी कमजोरियों को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है। तो ये सारी चीजें मिल के जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एक तरह से
ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। स्ट्रेंथ की जब हम बात कर लेते हैं तो स्ट्रेंथ कैन बी फाइनेंशियल एंड नॉट नॉन फाइनेंशियल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स कैन लीड टू competitive advantage and can lead to identification of factors that can be used to grow the business further। और उसकी जो एक तरह से हम स्ट्रेंथ को जो देखेंगे कि बिजनेस अगर स्ट्रेंथ गेन करता है तो वो किस हिसाब से करता है। तो एग्जाम्पल्स आर द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एंड केपेबिलिटी ऑफ रेजिंग इक्विटी फंड्स आर स्ट्रेंथ, स्किल्ड स्टाफ आर स्ट्रेंथ, गुड रेपुटेशन और गुडविल आर स्ट्रेंथ, the ability to control cost, innovation, multiple products and multiple markets, brand loyalty among customers, high cash reserves। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम स्ट्रेंथ को हम सेग्रीगेट करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स में। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, क्वालिटेटिव वो फैक्टर्स होते हैं जो कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं कंपनी की सक्सेस के लिए। यानी स्ट्रेंथ को हमने सेग्रीगेट कर लिया है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स में। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में हम फाइनेंशियल रेशोज और दूसरी चीज़ों को निकालते हैं जिसकी वजह से हम उसकी क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, हम उसके रेशोज को कंपेयर कर रहे होते हैं, हम उसकी जो है वो क्वांटिटीज़ की बेसिस पे जो है कंपनी को इवेलुएट कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस को। क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो है वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम कंपनी की दूसरी चीज़ों को, जो उसकी क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं यानी कंपनी कितनी जल्दी रिस्पॉन्स देती है अपने कस्टमर्स को, और दूसरी चीज़ें जो गुडविल होती हैं, ये दीज आर दी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। ये तब इस्तेमाल होते हैं जब कंपनी को अदर देन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो है हमें जज करना होता है, इवेल्युएट करना होता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके कंपनी को एक कंपेटिटिव एडवांटेज देते हैं जिसकी वजह से कंपनी को पता चलता है कि वो कौन से फैक्टर्स है जो कंपनी को ग्रो करने में आगे मजीद जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि जो रिसोर्स, अगर फाइनेंशियली एक कंपनी स्ट्रांग है या उसकी स्ट्रेंथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होगी कि कंपनी को बैंक जो है वो लोन देने के लिए हमेशा तैयार होगा, और जो उसकी एक इक्विटी फंड्स या जो उसकी एक कैपिटल को रेज करने की पावर होती है वो ज़्यादा होती है। वो किस तरीके से कि बैंक को ये पता होता है, जब भी बैंक लोन आपको प्रोवाइड करता है तो बैंक को ये पता होता है कि कंपनी जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर कंपनी स्टेबल है दैट मीन्स उसके पिछले जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है या पिछली जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, और वो जो है वो बैंक के लोन को उसके इंटरेस्ट के साथ पे आउट कर सकता है। तो बैंक जो है वो कभी भी आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है उस कंपनी को जिसका एक इमेज अच्छा हो बैंक की नज़र में। और ये कैसे पता चलता है, क्योंकि बैंक भी एक यूज़र होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जैसा कि मैंने चैप्टर 1 में बताया था। बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमेशा रीड आउट करेगा और उसकी बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड करेगा, राइट। इसी तरह कंपनी कितनी जल्दी जो है अपनी कैपिटल को रेज करती है वो भी कंपनी की एक स्ट्रेंथ है। साथ में आपकी एम्प्लॉयज़ कितने स्किलफुल हैं जिसकी वजह से आगे आपकी प्रोडक्शन में वेस्ट होने से जो है वो आपको आपके स्किलफुल एम्प्लॉयज़ बचाते हैं, और इसी तरह आपकी वेस्टेज कम होती है जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है और आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह गुडविल अच्छी होना भी एक स्ट्रेंथ है। इसके साथ साथ कॉस्ट को कंट्रोल करना भी एक स्ट्रेंथ है। एक आपके ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि वेस्टेज ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है, और कुछ स्किलफुल एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आपके वेस्टेज को मिनिमाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से कॉस्ट कंट्रोल हो रही है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट। और इसके साथ साथ इनोवेशन बिजनेस कितनी क्रिएट कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स में विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिस भी कंपनी के पास होगा वो इनोवेट करती रहेगी अपने प्रोडक्ट्स को, इनोवेशन उसमें एक कांस्टेंट फैक्टर होगा। तो इनोवेशन जितनी ज़्यादा होगी कंपनी की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और वो उतना ही ज़्यादा अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकेगा। साथ साथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल मार्केट्स। अब एक कंपनी है जो कि एक ही प्रोडक्ट को डील कर रही है, उसका प्राइमरी एक ही प्रोडक्ट है और उसकी एक ही मार्केट है, यानी फॉर एग्जाम्पल वो पाकिस्तान में डील कर रही है और उसका एक ही प्रोडक्ट है, एज कम्पेयर टू अदर कंपनी जिसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और मल्टीपल रेवेन्यू जनरेट करें, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स। साथ साथ वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत सारी कंट्रीज में जो है वो अपनी ऑपरेशंस को जारी रख रहे हैं। तो इन योर आइज विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल? ऑब्वियसली द कंपनी बी, जो कि मल्टीपल मार्केट्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जो है वो डीलिंग्स कर रही है, तो वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होगी, राइट। इसी तरह ब्रांड लॉयल्टी अमंग कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स की नज़र में आपकी प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है
वो ब्रांड लॉयल्टी कहलाती है। तो ये अल्टीमेटली बिजनेस की एक स्ट्रेंथ होती है, राइट। इसी तरह हाई कैश रिजर्व्स, यानी कंपनी के पास कितना कैश स्टॉक पड़ा हुआ है। कंपनी जब भी लिक्विडेट होती है, या तो उसके पास कैश रिजर्व खत्म हो जाता है, या तो उसकी लोन की जो पे आउट कैपेबिलिटी है, यानी लोन का जो पे आउट रेशो है वो बढ़ जाता है, यानी वो लोन पे नहीं कर पाती और कैश रिजर्व खत्म हो जाता है। तो ये कंपनी की लिक्विडेशन का जरिया बनता है। और जब भी एक कंपनी है जो कि हाई कैश रिजर्व्स रखती है, जिसके पास ज़्यादा कैश अमाउंट होती है, वो हमेशा जो है वो केपेबल होती है कि वो अपने जो डेट है उसको टाइमली जो है वो पे आउट कर सके। तो हाई कैश रिजर्व होना भी इटसेल्फ कंपनी की स्ट्रेंथ में आता है, राइट। इसी तरह जब हम वीकनेसेस की बात करते हैं, तो वीकनेसेस में दीज कैन ऑल्सो भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। जिस तरह स्ट्रेंथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल है, इसी तरह वीकनेसेस भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल होते हैं। और उससे बिजनेस को फर्क पड़ता है कि वो कितना ज्यादा आगे फ्यूचर में सर्वाइव करेगा और कितना ज्यादा कंपेटिटिव होगा फ्यूचर में। ये वो एरियाज होते हैं वीकनेसेस में जो कि आपको इम्प्रूवमेंट का मौका देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। इसी तरह एग्जाम्पल में इसकी देखते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी वीकनेसेस को फिगर आउट करी होगी, तो उसमें सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो देख रही होती है, जिसमें हाई डेट लेवल्स होते हैं। एक कंपनी है जिसका डेट लेवल बहुत हाई है, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है और उसको ज़ाहिर है उसको पे आउट करना है, और इंटरेस्ट कभी कभार आपकी इंटरेस्ट अमाउंट्स बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती आगे और पे आउट नहीं कर पाती अपने डेट को, तो वो लिक्विडेट हो जाती है। तो हाई डेट लेवल एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसकी वजह से बिजनेस को उसको इम्प्रूव करना है और अपने जो लोन है, लोन जनरेशन उसको कम करना है और अपने इंटरेस्ट को पे करना है, ताकि जो डेट है उसको कंप्लीटली पे आउट किया जा सके। इसी तरह इनइफेक्टिव मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट है। एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट की इमेज पे जो है वो फर्क पड़ेगा और उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं हो सकेगा जिसका वो प्रोडक्ट हकदार होता है। तो इनइफेक्टिव मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, उसकी एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग में कमी होगी, और ये एक अल्टीमेट एक ह्यूज वीकनेस है जिसको इम्प्रूव करना जो है वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है, ताकि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। साथ साथ जिस तरह मैंने स्ट्रेंथ में बताया था कि हाई कैश रिजर्व होना ज़रूरी है, आप वीकनेसेस में उसको अपोजिट कर दें। एक कंपनी जिसके लो कैश लेवल होंगे, वो उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह लैक ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज, जिस तरह से स्ट्रेंथ में स्किल्ड एम्प्लॉयज कंपनी की स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस में अनस्किल्ड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कंपनी की वीकनेस होती है। इसी तरह पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी क्वालिटी बहुत खराब हो, ये कंपनी की वीकनेस होती है जिसको उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। इनइफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ये तीनों चीजें मिलके वर्किंग कैपिटल जो है वो क्रिएट करते हैं। करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये तीनों चीजें मिलके जो है वो वर्किंग कैपिटल को क्रिएट करते हैं, राइट। तो वर्किंग कैपिटल कितनी अच्छी तरीके से मैनेज हो रहा है कंपनी का डेली बेसिस पे, कितने एसेट्स जनरेट हो रहे हैं, कितने नॉन करंट एसेट्स हैं, और सब कंपनी के सारे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स मिला के कंपनी कितने करंट लाइबिलिटीज को पे आउट कर सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों मिलके जो एसेट्स, टोटल एसेट्स मिलके उसकी कंपनी की जो है वो करंट लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सके। तो ये इनइफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होती है, जो कि कंपनी की एक बहुत बड़ी वीकनेस होती है। इसी तरह कंपनी के पास रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, जिसकी वजह से इनोवेशन क्रिएट नहीं हो रही कंपनी में, तो ये भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। इसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ते हैं कि अपॉर्चुनिटीज कंपनी के लिए क्या हो सकती है। और अपॉर्चुनिटीज में आप देखेंगे कि दीज अपॉर्चुनिटीज अराइज फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दीज आर द सर्कमस्टेंसेस that organizations plan for. If the strategies are meaningful, organization will grow. Examples are low inflation can be an opportunity to reduce cost. Changes in taste and preferences of customers can increase demand for product. Changes in laws and regulation can make distribution and advertisement of products easier. A competitor shutting down could increase market share. Increasing international trade could be an opportunity to export.
अपॉर्चुनिटी बिजनेस में, बिजनेस के साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बिजनेस की, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्रिएट होती हैं, यानी बाहर की जो मार्केट होती है वो बिजनेस को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रही होती है। इसी तरह ये वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो बिजनेस ने प्लान किए होते हैं अल्टीमेटली, और अगर स्ट्रेटजीज जो है वो बिजनेस की मीनिंगफुल नहीं होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी इन फ्यूचर। इसकी एग्जांपल ये होती है कि अपॉर्चुनिटी किस तरह से बिजनेस अंदाजा लगाए कि कि ये अपॉर्चुनिटी है जिस पे बिजनेस को काम करना चाहिए। तो फ्यू आर द हिंट्स विच आर गिवन बिलो। नंबर वन इज लो इन्फ्लेशन, यानी जब भी इन्फ्लेशन लो होती है तब ऑर्गेनाइजेशन के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करे, वो अपने जो सेलिंग प्राइस है उसको रिड्यूस करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को वो जो है वो इंगेज कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। इसी तरह कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाए अचानक से, और वो किसी और कंपनी से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, लेकिन अब उनका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हुआ और वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो परचेज करें, तो दैट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू की डिमांड बढ़ रही है एक प्रोडक्ट की और आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि आपके कस्टमर्स आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। अब उसमें कितना अच्छा बिजनेस परफॉर्म करता है ये उसकी स्ट्रेटेजी लेआउट जो है वो आपको बताएगी कि वो किस तरह से स्ट्रेटेजिक वे में जो है वो अपने डिसीजंस को लेते हैं। इसी तरह लॉज और रेगुलेशंस का चेंज हो जाना प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजमेंट को इजी कर देता है। अगर कोई कंपनी है जिसपे पहले गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगा हुआ था, एक लॉ के मुताबिक वो इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट नहीं कर सकते थे कंट्री से बाहर, तो एक्सपोर्ट ना करने की वजह से जो है वो प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा था। अब कंपनी ने वो लॉ को जो है हटा दिया है, उस पे से जो है वो जो पाबंदी है वो हटा दी है। तो अब क्या होगा कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी एडवर्टाइजमेंट में आसानी हो जाएगी और अब प्रॉफिट जनरेट होने लगेगा। तो दैट इज ऑल्सो एन ह्यूज अपॉर्चुनिटी, राइट। और इसी तरह कंपेटिटर जो है वो शट डाउन करे अपना बिजनेस, इसकी वजह से बिजनेस का मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाए। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, विच इज एक कंपनी है जो कि ए है और एक बी कंपनी है, दोनों की सेम प्रोडक्ट्स है, दोनों सेम प्रोडक्ट में जो है वो डील करें और दोनों कंपेटिटर हैं। 2020 में बी कंपनी जो है वो शट डाउन हो जाती है, यानी बी कंपनी जो है वो बंद हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से। तो बी कंपनी के बंद होने की वजह से एक कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। वो क्यों? क्योंकि दोनों सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे थे। कस्टमर्स जो बी के थे वो डाइवर्ट हो जाएंगे किसमें? ए में। क्योंकि जब कस्टमर्स को नजर नहीं आएगा कि उनके करीब कोई ऐसा, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बी के अलावा और कोई सेल कर सकता है, तो वो एक सब्स्टिट्यूट वे तलाश करेंगे कौन है जो इसी प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। तो बी जैसे ही शट डाउन होगी ए का मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि ए भी सेम प्रोडक्ट में डीलिंग कर रहा था जो कि बी कर रही थी। तो बी के सारे कस्टमर्स जो है वो डेविएट हो जाएंगे ए की तरफ, तो ए का मार्केट शेयर बढ़ जाएगा इसकी वजह से। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड में जो है वो इंक्रीज होना एक अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट करने की। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि लॉज एंड रेगुलेशंस जो है वो इम्पोज हुए थे, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था अपने गुड्स को। तो वो एक अब अपॉर्चुनिटी ये थी कि गवर्नमेंट ने जो है अपने बैन हटा लिए और अब बिजनेस एक्सपोर्ट कर सकता है अपने गुड्स को। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रेड यानी इंटरनेशनल आपके जो तजारती ताल्लुकात है वो बढ़ जाते, जिसकी वजह से ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है आपकी एक्सपोर्ट करने की बिजनेस की। इसी तरह थ्रेट्स में दीज थ्रेट्स आर अराइज फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड दीज आर द सर्कमस्टेंसेस व्हिच विल बी अवॉइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और मिटिगेटेड मतलब इसको एक तरह से टू ट्राई टू लेस देम और minimize them, right? And they can lead to reduction in business or even affect ability to survive. Increase in competing companies can lead to reduction of demand. Unstable political factors can lead to product being banned. Changing technology can make products obsolete. सबसे पहले तो थ्रेट्स वो होते हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जनरेट होते हैं। ये वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनको बिजनेस को या तो अवॉइड करना है या उसको मिनिमाइज और एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। इसी तरह थ्रेट्स जो है वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक टफ टाइम देते हैं बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए उसकी मार्केट में। तो थ्रेट्स जो है उस पर मेन कंसर्न होता है बिजनेस का कि कौन से फ्यूचर थ्रेट्स है जो बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स ये कि कंपनीज जो कि कंपेटिटर्स हों
वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए जो आपकी कंपनी है उसके साथ। तो जब आपकी कंपनी जैसी कंपनीज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी तो वो कंपेटिटर्स होंगी और वो आपकी कंपनी की डिमांड को जो है वो कम कर देंगी। तो ये डिमांड का कम होना जो है वो आपके लिए एक थ्रेट है कि आपके जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। इसी तरह अनस्टेबल पॉलिटिकल फैक्टर्स जब किसी भी कंट्री में क्रिएट होते हैं तो उसकी वजह से आपको पता नहीं होता कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बैन हो जाए कब। तो अगर कोई कंपनी जिसका प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो टोबैको है और गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉ आया कि आज से टोबैको जो है वो बैन हो जाएगा, तो जिसका प्राइमरी प्रोडक्ट टोबैको है उसको कितना बड़ा एक जो है वो शॉक होगा कि उनका पूरा जो बिजनेस है वो एक तरह से रातों रात शट डाउन हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि अनस्टेबल पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से आपके प्रोडक्ट्स बैन हो सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को भी देखना है। साथ साथ जो टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रही हैं बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं। आप जो आज प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से वो प्रोडक्ट खत्म हो गया। अब जैसे नोकिया का मोबाइल था, वो एक ज़माने में बहुत फेमस था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो एडवांसमेंट स्टार्ट हुई वैसे वैसे आईफोन जो है वो आया, उसके साथ साथ जो इसकी स्पेसिफिकेशन आई, तो अब जो है वो नोकिया की मार्केट शेयर जो है वो बहुत गिर गया है और साथ साथ आईफोन का बढ़ गया, सैमसंग का बढ़ गया, ओप्पो का मार्केट शेयर बढ़ गया क्योंकि एडवांसमेंट आई है टेक्नोलॉजी में। तो ये एडवांसमेंट आपको टफ टाइम दे सकती है अगर जो बिजनेस टेक्नोलॉजी को कंसिडर नहीं कर रहा है अपनी बिजनेस इन्वायरमेंट में, यानी उसके पास रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है जो इनोवेशन नहीं कर रहा, तो ऐसा बिजनेस स्टक हो जाएगा और उसकी प्रोडक्ट एक ना एक दिन ऑब्सोलीट हो जाएगी। ऑब्सोलीट मतलब खत्म हो जाएगी या आउटडेटेड हो जाएगी। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड। तो दीज आर दी सॉर्ट एनालिसिस। और सॉर्ट एनालिसिस जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है आपका एक चैप्टर है, एक कॉन्सेप्ट है। आप कह सकते हैं कि ये एक चैप्टर की बेस पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं कि एक पूरा स्पेसिफिक चैप्टर होता है, एक बुक लिखी गई है सॉर्ट एनालिसिस पे। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप इसको एक कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते, ये एक वास्ट कॉन्सेप्ट है और इस पे बुक्स लिखी गई हैं और आपको इस पे कमांड आनी चाहिए। ACC F1 में ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को जो है वो अपने माइंड में मेमोराइज करना है। जो जो मैंने एग्जांपल्स दी वो सारी एग्जांपल्स आपको याद रखनी है और इसके साथ साथ जो है वो जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं आपको। बुक रीडिंग करनी है, जैसे ही आप मेरे नोट्स को गो थ्रू करें, आप मेरे लेक्चर्स को पढ़ें, उसके साथ साथ मेरे जो नोट्स हैं वो आप गो थ्रू करें और साथ साथ बुक रीडिंग करें और उसी की किट सॉल्व करें। तो इसी तरह से आप जो है वो F1 पास कर सकते हैं बहुत इजीली। और आई होप कि आप लोग जो है इस चैप्टर को आप लोगों को अच्छी तरीके से जो कॉन्सेप्ट है ये वाला ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है विच इज़ पोर्टर्स वैल्यू चेन, वो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगी। और इसके साथ साथ आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अल्लाह हाफिज़।